गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट की हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेलोजन फैमिली के पार्ट फर्स्ट को आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलोजन फैमिली पार्ट फर्स्ट। देखिए हमारा सीबीएसई का 2021-22 का सिलेबस जो है उसमें क्या क्या टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, occurrence, trends in physical and chemical properties, oxidation states, compounds of halogen, chlorine and hydrochloric acid, preparation, properties and uses, interhalogen compounds and oxo acids of halogen। इनके केवल स्ट्रक्चर है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ से जनरल इंट्रोडक्शन से लगाकर पार्ट फर्स्ट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे। फिर कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन से ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, इसको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट में क्या है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक्सट्रीमली राइट के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं। इन दोनों के बीच के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे नीचे ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में आपकी हेलोजन फैमिली। ये हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 में आती है। ग्रुप 17 इनको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो इसमें एफ, Cl, Br, I और At ये सारे ही एलिमेंट्स है और Ts। देखिए हेलोजन जो है वो नाम कहां से आया, हेलोजन फैमिली ग्रुप 17। तो हेलोजन जो नाम है वो देख लेते हैं हम। हेलोजन, ये हेलोजन में हेलो जो वर्ड है HALO, ये हेलो का मीनिंग होता है सी सॉल्ट। हेलो का मीनिंग होता है सी सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है बॉर्न। अब देखिए इसका पूरा मीनिंग है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। मतलब आपको एक्चुअल में इनके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके Cl 3 मेंबर, सॉरी फर्स्ट 3 नहीं 3 मेंबर Cl, Br और I, ये सारे के सारे एक्चुअल में आपके सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में मिलते हैं सॉल्ट की फॉर्म में, इसीलिए इनको हम सी सॉल्ट प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। अब देखिए हमारे हेलोजन फैमिली में, जैसे ही आपकी फैमिली में मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये आप है, ये आपका छोटा भाई है, आपके पापा मम्मी, ओके, ये सारी जैसी आपकी फैमिली है वैसी की वैसी हेलोजन की अपनी फैमिली है। देखिए तो हेलोजन की फैमिली में कौन कौन आते हैं। एफ आता है एक तो फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन और फिर टेनेसिन, ये सारी मेंबर आते हैं। इसको FCl, Bri, ATTS। तो ये एक्चुअल में क्या है, एस्टेटिन और टेनेसिन। टेनेसिन जो है उसकी केमिस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हुई है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, एस्टेटिन भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखिए इसीलिए हम जो कंपैरिजन में टेनेसिन को नहीं लेते हैं। ठीक है, टेनेसिन को नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली। एक्चुअल में ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए इन हेलोजन फैमिली की एक्चुअल में सिमिलरिटी जो है, ये हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 में आती है। इनकी सिमिलरिटी जो है आपके
ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर के साथ में बहुत ज्यादा होती है। इन दोनों से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं और ये एक्चुअल में रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं। आगे देखते हैं हम अकरेंस। देखिए, ये वेरी रिएक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये एक्चुअल में फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। ठीक है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। तो ये एक्चुअल में अर्थ क्रस्ट में एक्चुअल में हेलाइड, ये X माइनस को हेलाइड बोलते हैं, हेलाइड आयंस की फॉर्म में मिलती है। अर्थ क्रस्ट में हेलाइड आयंस की फॉर्म में ये मिलते हैं सब। अब देखिए, फ्लोरीन की बात करते हैं हम। फ्लोरीन जो है वो इन सारे हेलोजन में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फ्लोरीन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ऑल हेलोजन। तो देखिए, इसका जो एक्चुअल में अबंडेंसी कितनी है, ये 13 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। 13वें नंबर पे सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका एलिमेंट है। तो ये मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, ये दोनों जो है फ्लोरीन के आपके ओर है। तो फ्लोरस्पार को क्या बोलते हैं, CaF2, ये आपका फ्लोरस्पार है। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al F6, Na3Al F6, ये क्रायोलाइट है। ओके, इसके अलावा आपको फ्लोरीन मिलता है फ्लोरोएपेटाइट में। फ्लोरोएपेटाइट में फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2, ये होता है। तो इसमें भी फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये फॉस्फेट का भी आपका एपेटाइट फैमिली है, मतलब फॉस्फोरस है, और यहाँ पे फ्लोरीन भी है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे Cl भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है, Cl होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरो एपेटाइट, OH होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो भी एबंडेंट एलिमेंट है हेलोजन के अंदर। तो ये जो है 28वां एलिमेंट है। ठीक है, मेनली ये रॉक में मिलता है। कहाँ मिलता है, रॉक में। कहाँ मिलता है, रॉक में। तो रॉक में ये एक्चुअल में सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, NaCl होता है रॉक सॉल्ट, इसमें ये मिलता है। इसके अलावा ये आपके सी वाटर में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, क्लोरीन, क्लोरीन यहीं लिख देते हैं हम, क्लोरीन सी वाटर में भी मिलता है। तो सी वाटर में क्लोरीन जो है वो भी आपका NaCl की फॉर्म में मिलता है। तो सी वाटर में 2.5% NaCl होता है। तो ये आपका NaCl की फॉर्म में सी वाटर में भी आपका मिलता है। सॉल्टी वाटर होता है सी वाटर। अब देखिए, इसका एक और है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्लोरीन का और है। इसके अलावा आप देखिए ब्रोमीन और आयोडीन, ये लेस एबंडेंट होती है, और एस्टेटिन ये भी लेस एबंडेंट होता है। ये मेनली सी वाटर में मिलता है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है वो आपकी सी वाटर के अंदर और सॉल्ट लेक में मिलती है। सी वाटर एंड सॉल्ट लेक इसमें मिलता है। ये मिलता है आपका जनरली NaBr और KBr की फॉर्म में। अब देखिए, आयोडीन जो है वो कहाँ मिलती है, आयोडीन आपकी सी वीड में मिलती है। जो समुद्र में जो वीड्स होते हैं उनमें आयोडीन मिलती है। ठीक है, तो जैसे लेमिनेरिन ग्रास होती है। ठीक है, लेमिनेरिन ग्रास जो है वो आयोडीन का अच्छा सोर्स है। और ये ब्रोमीन जो है वो कैल्प में मिलती है। ठीक है, और एक ये मिलती है चिली सॉल्ट पीटर में। चिली सॉल्ट, मैंने आपको बताया था दो तरीके के पीटर होते हैं, एक तो जो चिली से आता है और एक आपका है इंडियन सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर याद रखिए, सोडियम का आपका नाइट्रेट होता है NaNO3, ये नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था
तो इस सोडियम नाइट्रेट के अंदर 0.2% NaI भी होता है, ठीक है, 0.2%। तो ये 0.2% जो है आपको चिली सॉल्ट पीटर में भी मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इसको समझते हैं। देखिए इनका, ये आपकी फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका फ्लोरीन का जेड कितना होता है 9, इसमें आपको जोड़ना है 8, फिर जोड़ना है 18, फिर जोड़ना है आपको 18, फिर 32, और एस्टेटिन से टेनेसिन में आपको 32 जोड़ने हैं। इस तरीके से शेल ऐड करने हैं आपको। तो देखिए क्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, 8 जोड़ देंगे तो क्लोरीन का 17 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ देंगे 17 में तो ब्रोमीन का 35 हो जाएगा। 35 में आप फिर क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे तो आपका आयोडीन का 53 हो जाएगा। 53 में 32 जोड़ देंगे तो एस्टेटिन का 85 हो जाएगा। 85 में आप 32 जोड़ देंगे तो टेनेसिन का 117 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो देखिए सबको मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके नियर बाई आप उसका नोबेल गैस जो है उसको लिखिए, फिर वहां से स्टार्ट कीजिए। तो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका NH2 NP5, ठीक है। तो NH2 का मीनिंग है कि आपका NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NP5 का मीनिंग है कि आपके P ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को वो कैसे भी करके ऑक्टेट कर लेता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको हम p ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का देखिए NH2 मतलब सेकंड पीरियड का ये आपका फ्लोरीन सेकंड पीरियड में आता है, तो आप 2s2 2p3 लिखेंगे, है ना। तो 2s2 2p5 सॉरी लिखेंगे। फिर आपका क्लोरीन थर्ड पीरियड में आता है तो फिर आप 3s2 3p5 लिखेंगे। ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में आता है तो आप 4s2 4p5 लिखेंगे। फिर आपका आयोडीन फिफ्थ ग्रुप में फिफ्थ पीरियड में आता है तो आप 5s2 5p5 लिखेंगे। इसके बाद में आपका एस्टेटिन सिक्स पीरियड में आता है तो आप 6s2 6p5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके क्लोरीन तक आप देखिए यहाँ पे 3s2 3p5, इसके बाद से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम 21 से। अब आप जब क्लोरीन से ब्रोमीन का लिखेंगे तो इसके बीच में आपका स्कैंडियम 21 से जिंक 30, ये 10 एलिमेंट्स और आ जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 3d और जोड़ना पड़ता है, 3d10 जोड़ना पड़ता है। तो आप जब ब्रोमीन का लिखेंगे तो 17 में आपने 18 जोड़े है ना, तो उसमें आप ये 17 में 18 जोड़े हैं ना, उसमें आपके 10 एलिमेंट जो है वो आपके डी ब्लॉक के हैं। तो यहाँ पे देखिए 3d10 आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप देखिए 35 से 53 जाते हैं, तब भी आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब डी ब्लॉक के ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 4d जोड़ देंगे। उससे पहले आप 3d जोड़ देंगे। अब आप देखिए इसके बाद में आप 53 से 85 जाते हैं तो 32 ऐड करते हैं। तो 32 ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो लेंथेनाइट सीरीज है 4f14 वो ऐड हो जाएगी। जब 4f14 ऐड हो जाएगी तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जो है जो आपने जोड़ा है उससे एक ज्यादा वाला 5d10 ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से 24 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, बाकी आपका 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये आपके पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से जुड़ते हैं। तो आपका टोटल 53 हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे 4d10 जुड़ जाएगा यहाँ पे, और 5s2 5p5। अब आपने यहाँ पे देखिए ये जुड़ेगा आपका 53 के बाद में, 53 के बाद में मतलब एस्टेटिन में जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप टेनिसिन का लिखेंगे तो 5f14 लिखेंगे और 6d10 लिखेंगे, ठीक है। बाकी 7s2 7p5 एज इट इज लिखेंगे। तो एस्टेटिन का लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एस्टेटिन 5f14 6d10
7s2 7p5। ठीक है, ये हो गया आपका एस्टेटिन का। तो आपको लिखना आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। देखिए अब हम एक्चुअल में इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं। क्या करते हैं, इनके ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो ये आपका स्टेडियम है, तो इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था कि बीच में कोई खड़ा रहेगा आपका फ्रेंड, और दूसरा फ्रेंड जो है, या फिर आप उसकी मेजरिंग टेप को यहाँ से पकड़ के कहाँ तक ले जाएंगे, इसकी एक्चुअल में पेरीफेरी तक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पेरीफेरी की डिस्टेंस जो होगी उसी को हम मेजर कर देंगे, वही आपकी रेडियस होगी। तो जब आपको स्टेडियम की रेडियस निकालनी आती है तो एटम की रेडियस कैसे निकालेंगे। ये आपका एटम है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेके आप पेरीफेरी तक, ठीक है, जहां पे अंतिम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे रेडियस। अब देखिए एटम की साइज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइज ऑफ एटम हम कैसे मेजर करते हैं, इसकी एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। अब न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो हम फर्मी में निकालते हैं। इसमें फर्मी में, तो 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी इक्वल, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 फर्मी इक्वल होता है आपके 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के। मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो आपके एटम की साइज से 1 लाख टाइम छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट में जाने पर कम होती है हेलोजन के लिए। तो मैंने बाकी सब में भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया है, करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए साइज जो है, देखिए साइज बड़ी होती जाएगी। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, साइज बड़ी होती जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल जुड़ते जाएंगे। तो आप यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन का एक सेल जुड़ता है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में भी आप 32 जुड़ते हैं इस तरीके से। इसलिए एक्स्ट्रा सेल जुड़ने से साइज बढ़ जाती है। लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज होती है। ये बड़ी साइज पहले मैं बना देता हूँ, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और फिर और छोटी। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ्ट से राइट में जाने पर बढ़ जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रेंड का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सटीक चीज है। तो लेफ्ट से राइट में आप कहां से कहां तक जाएंगे भाई, लिथियम से आप जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, तो एटॉमिक साइज जो है वो कम होती जाती है। लेकिन नियोन की एटॉमिक साइज अचानक बढ़ जाती है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई ये जो है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं इसमें। ठीक है, और ये एक्चुअल में आपका नोबेल गैसेज होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताया तो था मैंने आपको। देखिए ये आपका एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, मतलब अंतिम शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने से आपका क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी बड़ी साइज होगी तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस जो है एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्चुअल में लूजली बाउंड हो जाता है, तो उसको इजीली आप कम एनर्जी के साथ में निकाल सकते हैं वहां से। चलिए ये हो गया।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, है ना। देखिए मैंने ये लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, है ना। देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में कुछ ये भार है ना, ये पत्थर है, भार है, जो भी है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब ये कुछ पाने के लिए कुछ लेबर कर रहा है, ये इसको पाना चाहता है, ठीक है, इसके लिए लेबर कर रहा है। तो इसको पाने के लिए क्या करना है, इसको गेन कर रहा है, ये इनको गेन करने के लिए क्या कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आप जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कुछ एनर्जी ये क्या करेगा, उसके लिए एक्सपेंड करेगा, रिलीज कर देगा। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारी हेलोजन की बहुत ज्यादा होती है। हेलोजन की क्यों ज्यादा होती है, ये हेलोजन का आपका ns इलेक्ट्रॉन है, ये आपका np है। मतलब हेलोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब बहुत तेजी से इसको लेने की कोशिश करेगा और ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं लिथियम से हेलोजन की तरफ, ठीक है, सारी हेलोजन में आप सोडियम से क्लोरीन की तरफ, जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो एक्चुअल में हेलोजन की साइज सबसे छोटी होती है, अपने ग्रुप में सबसे छोटी होती है। तो ये सारे हेलोजन की साइज जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है अपने पीरियड के अंदर। तो ये स्मॉलेस्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को बहुत ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन को मतलब रेडीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे होगा बात समझ में आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होता है अपने पीरियड के अंदर स्मॉलेस्ट साइज की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडीली आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी का मतलब प्रेम, इलेक्ट्रॉन से प्रेम बहुत ज्यादा होता है, इनको बहुत ज्यादा होता है अपने पीरियड के अंदर इसका, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब हेलोजन की अपने पीरियड के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अपने पीरियड में। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। तो देखो जब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि होना क्या चाहिए था, कि देखिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज कम होती है ना, एटॉमिक साइज कम होती है ना, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीधी सीधी घटनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है भाई, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाई है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी ट्रेंड ठीक है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, जबकि होनी चाहिए थी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीजन है कि देखिए फ्लोरीन जो होता है उसकी साइज छोटी होती है भाई, घर में सबसे छोटा होता है घर में, ठीक है, तो उसकी स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से एक्चुअल में इनके बीच में जो 2p ऑर्बिटल, इसके जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उस 2p ऑर्बिटल की साइज जो है वो स्मॉल होती है, ठीक है।
तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है। क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए ये छोटी सी साइज है, ठीक है, यहाँ पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब NH2 NP5, इस तरीके से 2 और 5, ठीक है। तो अब इसकी साइज छोटी है 2p ऑर्बिटल की, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है, तो क्या होगा, एक्चुअल में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है, साइज छोटी होने की वजह से। तो देखिए मैं सीधा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके आपके घर के अंदर रूम बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। एक दूसरी स्लाइड लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए जब आपके घर में यदि रूम की साइज बहुत बड़ी है, मतलब घर की साइज बहुत बड़ी है, घर बहुत बड़ा है, उसमें आपके रूम है बहुत सारे, है ना। अब आपके कोई मेहमान आ जाते हैं, तो मेहमान आ जाते हैं, घर बड़ा है तो मेहमान के लिए कोई ना कोई रूम आप एक्चुअल में दे ही देते हो ठहरने के लिए, ठीक है। गेस्ट आ जाता है तो आप उसको इजीली कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर देते हैं, है ना। लेकिन यदि आपका घर बहुत छोटा है, वो आपका 1 RK है, क्या है, 1 RK, जिसमें आप लोग बड़ी मुश्किल से आपके 3-4 मेंबर आप उसमें रहते हो। अब वहां पे एक गेस्ट आ जाए आपका, आप सब लोग नाराज होते हो कि ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक गेस्ट को, क्योंकि आपके घर की साइज छोटी होती है, इसलिए। अब घर की बहुत बड़ी साइज होती है तो आप भी बुलाते हो कि आ जाओ, हमारे रहने की व्यवस्था है, तो वहां पे उसको बड़ा अच्छा लगता है, गेस्ट को भी, ठीक है, गेस्ट को बड़ा अच्छा लगता है। घर की साइज बड़ी है, फैसिलिटी भी मिलेगी, और वो इजीली एक्चुअल में गेस्ट जो है वो एकोमोडेट हो जाएगा। ये क्या, ये हालत आपका फ्लोरीन और क्लोरीन का होता है। क्लोरीन की साइज बड़ी होती है ना, वो उस गेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन, आपका गेस्ट कौन है, इलेक्ट्रॉन, उसको इजीली ऑक्यूपाई कर देता है। फ्लोरीन क्या होता है, साइज छोटी होती है, एक्चुअल में आपस में ये सब लड़ रहे हैं, ठीक है, इनका आपस में ही लड़ाई हो रही है, अब ये किसी और को कैसे झेलेंगे, ठीक है। इसीलिए एक्चुअल में यहाँ पे उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, इसीलिए बोलते हैं इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब आपस में इनके इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, फिर एक को और एकोमोडेट करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से FCl Br I, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मैंने आपको बताया था ऐसा होता है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ती है, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ती है, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी कम होती है, रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है ग्रुप में, ठीक है। लेकिन आपको पीरियड का पता है, पीरियड के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है आपकी बढ़ती है। अब देखिए एक पीरियड के अंदर हम बात करें तो एक पीरियड के अंदर हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, एक पीरियड के अंदर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हेलोजन जो है लेफ्ट से राइट में एक्चुअल में लिथियम से फ्लोरीन, उसके बाद हम एक्चुअल में जीरो ग्रुप की कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिथियम से फ्लोरीन तक आपका साइज लगातार छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट करने की
कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है आपका बढ़ता जा रहा है। तो पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो हैलोजन की होती है। ठीक है, तो हर पीरियड के अंदर आप देखिए, यहाँ सोडियम से स्टार्ट करेंगे तो क्लोरीन की, फिर आप जिस तरीके से यहाँ लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे सारी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम हेलोजन हेलोजन की बात करते हैं। तो हेलोजन आपका FCl Br, एक मिनट, हेलोजन क्या है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, FCl Br और I, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, देखिए इनका मैं वैल्यू बता देता हूँ। क्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है और आयोडीन की 2.5 होती है। मतलब अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो ग्रुप में भी सबसे ज्यादा, पीरियड में भी सबसे ज्यादा, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू 4 होती है। फिर आप देखिए लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, चलिए आगे बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, आपका फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है। तो एकमात्र जो है आपका नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसको हम ब्रोमीन बोलते हैं। अब देखिए ये तो होगी इसकी फिजिकल स्टेट है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं F से I की तरफ, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कलर की। देखिए सारे ही हेलोजन कलर शो करते हैं। ठीक है, सारी हेलोजन कलर्ड होते हैं। देखिए फ्लोरीन जो है वो येलो कलर का होता है, फ्लोरीन येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का है। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का है। ब्रोमीन रेड कलर का होता है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है और एस्टेटिन ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे कलर शो करते हैं। तो इनके कलर का रीजन हम समझते हैं कि ये कलर क्यों ऐसा शो करते हैं। चलिए देखिए, सारी कलर शो करते हैं, क्यों करते हैं सारी कलर शो। देखिए ये आपका, देखिए जितने हेलोजन है वो सारे कलर्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं ये फ्रॉम विजिबल रीजन। देखिए ये आपका हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन है, इसमें एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब विजिबल रीजन से रेडिएशन आपकी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइट होके ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो डिफरेंट क्वांटम की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटा। ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटम की एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर डिस्प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। देखिए मतलब ये है कि, मतलब
क्वांटा ऑफ एनर्जी के साथ में कलर जुड़ा हुआ रहता है। क्वांटा ऑफ एनर्जी के साथ में क्या जुड़ा रहता है? आपका कलर जुड़ा है ना। तो क्वांटा ऑफ एनर्जी के साथ में आपका कलर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ के साथ में आपका कलर जुड़ा हुआ रहता है, आपको पता ही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एक्साइट होके, तो ये जिस क्वांटम की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस टाइप का वो कलर जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सारी हैलाइड की ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है भाई। एफ से आप आई तक जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इनकी साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने से क्या होगा? जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, वो किसी दूसरे एटम से एक्चुअल में क्या करते हैं? अट्रैक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो साइज इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखिए अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये फ्लोरीन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए ये फ्लोरीन जो है इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, क्लोरीन की उससे कम, लेकिन ये दोनों ही सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन जो होता है वो फेयरली सॉल्युबल होते हैं और आयोडीन जो होते हैं वो आपकी लिस्ट सॉल्युबल होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा बॉन्ड, और यहाँ पे ये एंथैल्पी है ना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मीनिंग होता है कि भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो ये दो आपके हेलोजन है, एटम है, ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको। इसके लिए तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो इसका देखिए एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि एटॉमिक साइज, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ जाएंगे, बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जिसकी वजह से दो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स इंक्रीज होती है। अब जब डिस्टेंस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए ये आपका फ्लोरीन है, ठीक है, ये दूसरे फ्लोरीन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका ये क्लोरीन है, यहाँ से सेंटर से है ना, ये सेंटर से ये सेंटर तक ये क्लोरीन है, साइज थोड़ी सी, ये आपका क्लोरीन है, साइज बढ़ गई। ये आपका ब्रोमीन है। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है ना। तो जितनी ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि हिसाब से होनी क्या चाहिए थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सब गड़बड़ हो गई है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन, ठीक है। तो मैंने जो बताया उस हिसाब से ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्लोरीन जो है वो आपका एक्सेप्शन है। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो ठीक है, लेकिन फ्लोरीन की जो है वो एक्चुअल में काफी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं हम। चलिए देखते हैं फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम क्यों होती है। देखिए ये जो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ग्राफ यदि खींचते हैं तो देखिए इस तरीके से ग्राफ होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है,
फिर उसके बाद में आपकी ब्रोमीन से आयोडीन कम होती है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल ग्राफ है। ये जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किलो जूल पर मोल, और ये आपके हेलोजन, इसके बीच में ग्राफ ये आता है। ठीक है, अब फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, फ्लोरीन का लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका फ्लोरीन जो है उसका मैं लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ। ठीक है, देखिए ये फ्लोरीन है, दूसरे फ्लोरीन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके पास में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और 2 यहाँ पे बॉन्ड बन गए, लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आपका। इसके पास में भी इस तरीके से 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है एक्चुअल में साइज भी छोटी होती है इसकी, एटम की, इस एटम की जो साइज है ना वो छोटी होती है। साइज, साइज ऑफ एटम क्या होती है, स्मॉल। तो ये बॉन्ड जो है वो भी क्या होगा आपका, बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो क्या होती है, बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड छोटा होता है। ठीक है, ये बॉन्ड छोटा होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, स्मॉल साइज होती है। तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेंथ कम होने से पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या लिखेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन नियर टू ईच अदर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये सब, ये क्योंकि 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ कम होने से पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। ओके, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, हेलोजन की -1 होती है। क्लियर। अब देखिए फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा, लूज नहीं करेगा। तो इसकी हमेशा जो है एक्चुअल में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, किसी भी हालत में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमेशा ये शो करेगा -1। इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, उसका नाम है HOF। HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे हेलोजन जो होते हैं वो आपके +1, +3, +5, +4, सॉरी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्योंकि ये जो है एक्चुअल में इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ओके, अब देखिए रिएक्टिविटी की बात करें तो सारी हेलोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, मेटल हैलाइड बनाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर उनकी मेटल हैलाइड बनाने की रिएक्टिविटी कम होती है। तो देखते हैं हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे हेलोजन जो है वो आपके -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसको समझते हैं हम।
ये देखिए ये आपका NS है और ये आपका NP ऑर्बिटल है, NS2 NP5 इस तरीके से लिखते हैं। और ये आपका क्या है, D ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये होगा आपका N-1 D0 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में D ऑर्बिटल जो है वो खाली होता है, वैकेंट होता है D ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखिए। अब देखिए इस हिसाब से ये जो हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यदि, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये दोनों पॉसिबल है। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन कभी भी डोनेट नहीं करता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा। ये तो आपका हो गया ग्राउंड स्टेट के अंदर बात। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार से लिखते हैं। देखिए NH2 को ऐसा का ऐसा लिखा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल से d में चला जाएगा। यहां से ये जो है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा d में। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एज इट इज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल, ये भी सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर d में। अब इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये क्या होगा, आपके 3 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपका, ये इसको NS को ऐसे ही रखिए। सेकंड में आपका मैं ये बना देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी आपका d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, E3 की, ठीक है। E3 में क्या हो सकता है, ये जो S ब्लॉक का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है ये भी D में जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, इसको भी मैंने भेज दिया आपका D के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो D में कितने हो गए, 3 हो गए। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड 7 है, तो 7 बॉन्ड मतलब दूसरे एटम से फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैंने आपको बताया कि अदर एलिमेंट जो है वो +1 -1 +3 +5 और +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। ऐसा दूसरे एलिमेंट क्यों कर पाए और फ्लोरीन ने क्यों नहीं कर पाया, फ्लोरीन की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, वो +3 +5 +7 शो नहीं करती क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में फ्लोरीन जो है वो आपका 2s2 2p5 है ना, ये शो करता है। तो देखिए अब 2d कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है इसलिए वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी सब में होता है इसलिए ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर की। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखिए हेलोजन जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। हेलोजन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देते हैं इजीली। मतलब क्या होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दूसरे एलिमेंट का बढ़ा देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं।
फ्लोरीन सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ऊपर से नीचे जाएंगे जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, फ्लोरीन सबका ऑक्सीडेशन कर देता है ना, सारी हेलोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो फ्लोरीन जो है देखिए F2 जब इसकी किसी और हेलोजन से रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको -1 से प्लस में लेके चला जाएगा और फ्लोरीन खुद क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। फ्लोरीन 0 से -1 में आ गया मतलब इसका रिडक्शन हो गया। इस तरीके से ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है। अब देखिए बात करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। तो ये फ्लोरीन जो है जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, आपका क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है और आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, सबका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब क्लोरीन जो है ना वो फ्लोरीन का नहीं कर पाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है होती है तो सबका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसका इसका इसका, ठीक है। क्लोरीन किसका करेगी, क्लोरीन इससे नीचे वाले का कर देगी, इस तरीके से ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन ये फ्लोरीन का नहीं कर पाएगी। ब्रोमीन किसका कर पाएगी, ब्रोमीन केवल आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर सकती है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आपके फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। अब देखिए फ्लोरीन का एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बहुत ज्यादा होने का रीजन क्या है, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है फ्लोरीन की, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिए आप F2, Cl2, Br2 और I2, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या है, ऑर्डर है। अब बात करते हैं आगे, देखिए ये आपका हो गया। अब आपके रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल में फ्लोरीन, क्लोरीन और आपकी ब्रोमीन, ये सब वाटर को ऑक्सीडाइज कर देती है O2 में, ठीक है, क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। आयोडीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती। तो देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए F2 जब H2O से रिएक्ट करती है तो HF फॉर्म करती है और उसको वाटर को O2 में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 और यहाँ 0, मीनिंग क्या है, इसने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 के अंदर और F2 जो है HF में रिड्यूस हो जाता है। तो Cl2 Br2 ये भी यही काम करता है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से वाटर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन जो है वो वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, ReACtION, ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन होती है, I- जो है वो आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देता है, क्या कर देता है,
I माइनस जो है आयोडाइड आयन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देता है वाटर में। जस्ट रिवर्स रिएक्शन देखिए, और वो करता है एसिडिक मीडियम में। किसमें? एसिडिक मीडियम। ये मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक, एसिडिक मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इस I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है I माइनस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 0 में हो जाता है। ठीक है, तो ये O2 का ऑक्सीडेशन कर देती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, तो ये जो है ना एक्चुअल में यहाँ पे ये I माइनस जो है आयोडाइड आयन वो O2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है ना, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका, I माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस का ऑक्सीडेशन I2 में कर देती है, और बाकी सारे हेलोजन जो है वाटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एनामोलस बिहेवियर। तो देखिए एनामोलस बिहेवियर, फिर वही पिक्चर आ गई फैमिली के अंदर। ये फैमिली है, हमारा फ्लोरीन जो है ये रहा, हमारा प्यारा फ्लोरीन ये है। तो ये फ्लोरीन जो है घर में सबसे छोटा होता है, इसलिए इसका बिहेवियर भी आपका विचित्र होता है, एनामोलस होता है। तो उसके रीजन देख लो, घर में छोटा है सबसे, साइज छोटी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, मतलब दूसरों को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज्यादा, सबको अट्रैक्ट करता है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये आपस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। ठीक है, उसकी वजह से ये आपका विचित्र व्यवहार शो करता है, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से भी ये एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो देखिए फ्लोरीन की जो मेन रिएक्शंस होती है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी अदर जो है ना बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं ना, अदर जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए फ्लोरीन के अंदर HF जो है एक्चुअल में वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, एक्चुअल में ये गैस में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, वाटर के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसकी वजह से ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जो है आपकी, हेलोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, HX बनाते हैं। तो देखिए फ्लोरीन जो क्या बनाएगा आपका, HF बनाएगा, क्लोरीन क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Br क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, और आपका I2 क्या बनाएगा, HI बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हेलोजन की आपका हाइड्रो, एक्चुअल में HX बनाने का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्लोरीन उससे कम, फिर ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन उससे कम। तो सबसे ज्यादा जो है आपका फ्लोरीन रिएक्टिव होता है हाइड्रो हैलिक एसिड बनाने में। ठीक है, अब देखिए इनका हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड है ना। तो एक्चुअल में HI जो है वो, अब देखिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो रिएक्टिविटी तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, X की कम होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, और आपकी आयोडीन की सबसे कम है। अब हाइड्रो हैलाइड की स्टेबिलिटी है ना, HX की स्टेबिलिटी देखिए
ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी जो है वो आपकी कम होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसा है। और ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी यहाँ पे आप कर दीजिए इसको, स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, डिक्रीज, ये रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, HF से आप जब HI की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ? क्योंकि एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ जो है HF से HI तक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्चुअल में एटम का, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा बॉन्ड, जिससे वो क्या करेगा, आपका H+ इजीली रिलीज कर देगा, ठीक है, और वो एसिडिटी को बढ़ा देगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए HI जो होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। तो देखिए जितना बॉन्ड वीकर होगा उतना ही स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो सबसे कम स्टेबल कौन हुआ, आपका HI है ना, लिस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी कम होती है ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि बॉन्ड वीकर होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये बात। देखिए ये जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके सारी हेलोजन क्या करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजन के मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, हेलोजन के ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो दो ऑक्साइड बनाता है, एक तो आपका OF2 और दूसरा O2F2, ये दो ऑक्साइड फॉर्म करता है फ्लोरीन। तो OF2 जो है वो आपका प्लस सॉरी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फॉर्म होता है, ठीक है, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है। O2F2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है। तो देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सी फ्लोराइड्स, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये सल्फर और ऑक्सीजन, ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बोलते थे, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन पहले लिखते थे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे ऑक्सी फ्लोराइड्स या ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ये आपका O2F2 जो है वो बहुत ही यूजफुल है, ये एक्चुअल में स्पेंट न्यूक्लियर, जो बचा हुआ न्यूक्लियर फ्यूल होता है उससे प्लूटोनियम को रिमूव करने के काम में लिया जाता है। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, ये O2F2 जो है वो आपका स्पेंट न्यूक्लियर में जो प्लूटोनियम होता है, ठीक है, उससे उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लूटोनियम आपका हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है बचा हुआ, ठीक है, रिएक्शन के बाद उससे इसको रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इनकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो है एक्चुअल में ऑक्साइड +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे ऑक्साइड मिलते हैं इसके, ठीक है, ऑक्साइड +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का जो जो आपका मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो आयोडीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में ब्रोमीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन होनी चाहिए, लेकिन ब्रोमीन की जो होती है वो क्लोरीन से कम होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी जो है वो क्यों कम होती है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आयोडीन की स्टेबिलिटी मतलब ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की, और फिर फ्लोरीन की। जबकि मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो क्रम ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्रोमीन की स्टेबिलिटी जो है वो क्लोरीन से कम है और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आयोडीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने का रीजन है कि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। साइज बड़ी बड़ी होने से क्या होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो बॉन्ड की जो पोलराइजेबिलिटी जो होती है, जैसे आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे एक्चुअल में ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है पोलराइजेबिलिटी की वजह से। ओके, अब देखिए, अब क्लोरीन जो है उसकी सेकंड मोस्ट पे आपको क्लोरीन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड की। इसका रीजन ये है कि क्लोरीन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लोरीन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। किस किस के बीच में? बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, इससे इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ब्रोमीन में ये दोनों ही चीजें नहीं होती, ब्रोमीन में ये दोनों ही चीजें नहीं होती, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है आपकी, मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम होती है ना। और पोलराइजेबिलिटी जो है वो आपके आयोडीन से कम होती है, और ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसीलिए इसकी आपकी स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्साइड की आयोडीन और क्लोरीन से कम होती है। चलिए अब देखते हैं कि हायर ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हायर ऑक्साइड मोर स्टेबल। ठीक है, जितने भी हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स की। ये सारी ऑक्साइड्स है आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तो देखिए क्लोरीन जो है वो क्या करते हैं, ये क्लोरीन है, ये कौन कौन से ऑक्साइड फॉर्म करता है? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। तो ये Cl2 जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है, Cl2O जो है वो +4 में फॉर्म करता है, Cl2O6 +6 में, और Cl2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करता है। ब्रोमीन जो है वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में Br2O फॉर्म करता है, Br2 +4 में करता है, और ब्रोमीन +6 में BrO3 करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब आयोडीन जो है वो देखिए आपका I2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है, I2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है, I2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म होता है। इस तरीके से ये सारी ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होते हैं। अब देखिए, आपके ऑक्साइड्स जो होते हैं ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो है वो लिस्ट स्टेबल होते हैं। ब्रोमीन के जितने ऑक्साइड्स होते हैं लिस्ट स्टेबल होते हैं, और ये केवल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, केवल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। ठीक है, आयोडीन के ऑक्साइड जो होते हैं वो इन सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। ये आप हीट करेंगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, हीटिंग करने पर ये क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज। तो आयोडीन के ऑक्साइड्स जो है वो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, हीटिंग करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें I2O5 ये क्या होता है? ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीनिंग ये है दूसरा का ऑक्सीडेशन इजीली कर सकते हैं। ये तो हो गए आयोडीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की बात। अब करते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड की बात। क्लोरीन का देखिए एक ऑक्साइड है Cl2O, ये वाला ऑक्साइड है ना,
ये Cl2 क्या करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है, ये एक्चुअल में आपके वुलन कपड़े होते हैं, पेपर, पल्प, टेक्सटाइल, ठीक है, और जो भी कपड़े होते हैं टेक्सटाइल, वुलन वगैरह, उन सबको क्या कर देता है, ब्लीच कर देता है, ठीक है। तो उन सबकी ब्लीचिंग कर देता है, और ये वाटर के ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं आगे, चलिए अब बात करते हैं हम, ठीक है, ये तो हो गया आपके। देखिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, मेटल हेलाइड बनाते हैं, एमएक्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका मेटल है, ये आपका हेलोजन है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एमएक्स और एन, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा Br2 के साथ तो MgBr2 बनेगा। तो मेटल के साथ मेटल हेलाइड फॉर्म होते हैं, ये क्या है, मेटल हेलाइड है, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हेलाइड फॉर्म करते हैं। अब देखिए मेटल हेलाइड का क्या होता है कि एक्चुअल में आयनिक करेक्टर है ना, आयनिक करेक्टर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये मोनोवेलेंट के लिए है, मोनोवेलेंट मेटल के लिए कैसे है, मोनोवेलेंट मेटल। तो मोनोवेलेंट मेटल के लिए क्या होता है कि हेलाइड की साइज बढ़ने पर आयनिक करेक्टर कम होता है। तो ये हेलोजन की जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आयनिक करेक्टर जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मोनोवेलेंट हेलोजन में हेलोजन की साइज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा, ठीक है। ये तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा एमएफ का है, फिर एमसीएल, फिर एमबीआर, फिर एमआई। अब देखिए जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, या +1 में है, +2 में है, +3 में है, +4 में, तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए और आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं, जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। जैसे देखिए SnCl4 और SnCl2, इन दोनों में यदि आपसे पूछे कि कोवेलेंट कौन ज्यादा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा कोवेलेंट है, +4 है, ये +2 है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, SnCl4 का, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का बढ़ता है तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे PbCl4 और PbCl2, इनमें आयनिक कौन है, आयनिक वो ज्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो +4 और +2, आयनिक कौन ज्यादा है, यहाँ पे PbCl2 आयनिक ज्यादा है, ठीक है। और कोवेलेंट कौन ज्यादा है इनमें, SnCl4। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका इंटर हेलोजन, है ना। नेक्स्ट है, एक मिनट, रिएक्शन विथ मेटल। अब देखिए रिएक्शन विथ डिफरेंट हेलोजन, ठीक है, डिफरेंट हेलोजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं, जैसे उसको क्या करते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये बोलते हैं, है ना। जैसे ये देखिए Cl जो है, एक हेलोजन है दूसरे हेलोजन F के साथ रिएक्ट करके ClF बनाता है, ये ClF से ClF3 भी बनाता है, BrF से रिएक्ट करके BrF3 बनाता है, BrF7, IF7, इस तरीके से इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मतलब दो डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट करके
इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।